सोलर स्टॉर्म। आप पूछेंगे ये आखिर है क्या? सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है ना? हमारा सूरज, वो तारा जो हमें जिंदगी देता है, एक बहुत ही डायनामिक और एक्टिव आसमानी पिंड है। ये हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी सूरज अंतरिक्ष में जबरदस्त एनर्जी और पार्टिकल्स छोड़ता है। इन्हीं पावरफुल इमिशंस को हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इनमें सोलर फ्लेयर्स हो सकते हैं जो रोशनी के तेज फ्लैशेस होते हैं, और कोरोनल मास इजेक्शंस या सीएमईज जो सूरज से फेंके गए सोलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के बड़े बड़े बादल होते हैं, वो भी बहुत तेज स्पीड से। ये घटनाएं सूरज के बर्ताव का एक नेचुरल हिस्सा है, उसकी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन। तो नासा, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, इन सोलर स्टॉर्म्स के बारे में वार्निंग्स क्यों जारी कर रही है? नासा दुनिया भर की दूसरी स्पेस वेदर एजेंसियों के साथ मिलकर हमारे सूरज पर लगातार नजर रखती है। वे बढ़िया सैटेलाइट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सूरज की बढ़ती हुई एक्टिविटी के किसी भी संकेत को देख सकें। हाल ही में मई के आखिर और जून 2025 की शुरुआत के आसपास सूरज कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहा है। जैसे कि मई 31, 2025 को एक पावरफुल M8.1 क्लास का सोलर फ्लेयर फटा, जिससे एक बड़ा सीएमई पृथ्वी की तरफ तेजी से आया। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। इसीलिए अलर्ट्स जारी किए जाते हैं ताकि जब ये सोलर पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी तक पहुंचे तो हमें उनके पॉसिबल असर के बारे में पता चल सके। ये अलर्ट्स आम जनता में घबराहट फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इनका एक बहुत जरूरी मकसद होता है। ये उन अलग अलग सेक्टर्स को जरूरी जानकारी देते हैं जिन पर असर पड़ सकता है। सोचिए, सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइन कंपनियां, पावर ग्रिड मैनेजर्स और स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। उनके लिए आने वाले सोलर स्टॉर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इससे वे अपने उपकरणों की सुरक्षा और अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। ऐसे मजबूत सोलर इवेंट्स जैसे कि G4 या सिवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो जून 1 और 2, 2025 के लिए प्रेडिक्ट किया गया था, शुक्र है कि रोज रोज नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो हमारा ध्यान खींचते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि सूरज एक्टिविटी के साइकिल्स से गुजरता है जो आमतौर पर लगभग 11 साल तक चलते हैं। हम अभी एक ऐसे दौर में हैं जहां सोलर एक्टिविटी बढ़ रही है और सोलर मैक्सिमम की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि हम ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज की उम्मीद कर सकते हैं। इस सोलर साइकिल को समझने से वैज्ञानिकों को ज्यादा एक्टिविटी वाले समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। नासा की लगातार निगरानी और रिसर्च हमें इन शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यह ज्ञान हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड समाज को सूरज के कभी कभार होने वाले लेकिन शक्तिशाली एनर्जी के विस्फोटों से बचाने के लिए जरूरी है। अब एक बहुत आम सवाल पर आते हैं जो तेज सोलर स्टॉर्म्स की खबरों के साथ उठता है। क्या सोलर स्टॉर्म पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा? यह वाकई एक डरावना ख्याल है। आपने शायद सनसनीखेज हेडलाइंस सुनी या पढ़ी होंगी, जिनमें पूरी दुनिया में ब्लैकआउट होने की बात कही गई हो। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी के वैज्ञानिक ज्ञान और जिस तरह के सोलर स्टॉर्म्स हम आमतौर पर देखते हैं, उनके आधार पर पूरी दुनिया में हमेशा के लिए ब्लैकआउट होना बहुत बहुत मुश्किल है। सोलर स्टॉर्म की वजह से पूरी दुनिया का अचानक अंधेरे में डूब जाना, यह सच से ज्यादा फिक्शन है। हालांकि सोलर स्टॉर्म्स शक्तिशाली होते हैं और यकीनन परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अंधेरा, टोटल डार्कनेस अक्रॉस द ग्लोब का सिनारियो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ऐसी भयानक घटना होने के लिए हमें एक ऐसे सोलर स्टॉर्म की जरूरत होगी। मीडिया ग्रुप, animated sun with intense solar flare, real footage, not illustration, archive video of historic solar storm events, dramatic sunspot close-up at stock at distribute_equally 1, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2, जो मॉडर्न हिस्ट्री माइन दर्ज किसी भी स्टॉर्म से कहीं ज्यादा बड़ा हो। 3, और सीधा पृथ्वी से टकराए। हमारी पृथ्वी के पास एक नेचुरल ढाल भी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें सोलर रेडिएशन के सबसे बुरे असर से बचाता है। तो जबकि हमें असर के लिए तैयार रहना चाहिए, हालिया G4 स्टॉर्म जैसी घटनाओं से पूरी दुनिया में कभी न खत्म होने वाला अंधेरा एक रियलिस्टिक उम्मीद नहीं है। तो फिर अगर पूरी दुनिया में ब्लैकआउट नहीं होता तो असल में होता क्या है? हर जगह पूरी तरह अंधेरा होने के बजाय
मजबूत सोलर स्टॉर्म्स कुछ खास ज्यादा कमजोर इलाकों में पावर ग्रिड्स में टेम्पररी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ये आमतौर पर हाई लैटिट्यूड वाले इलाके होते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों के ज्यादा करीब। वहां कुछ जगहों पर बिजली जा सकती है या वोल्टेज में गड़बड़ी हो सकती है, जिसे पावर कंपनियां ठीक करने और बहाल करने का काम करती है। इसका असर हमारी टेक्नोलॉजी के लिए टेम्पररी परेशानियों और चुनौतियों के बारे में ज्यादा है, न कि पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में और लंबे समय तक रोशनी और बिजली का पूरी तरह बंद हो जाना। इसलिए जानकारी के लिए नासा, NOAA या आपके लोकल मौसम विभाग जैसे भरोसेमंद वैज्ञानिक सोर्सेस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। कैप 2S सनसनीखेज खबरें अक्सर डर और गलत जानकारी फैला सकती हैं। ये एजेंसियां डेटा और वैज्ञानिक मॉडलों के आधार पर सही अपडेट देती है। वे असली खतरों और असर के अनुमानित स्तरों के बारे में बिना ज्यादा डराए बताते हैं। विज्ञान को समझने से हमें जागरूक और तैयार रहने में मदद मिलती है, न कि दुनिया भर में हमेशा के लिए अंधेरे के बेबुनियाद डर के आगे झुकने में। तो अगर ग्लोबल ब्लैकआउट नहीं तो एक बड़े सोलर स्टॉर्म के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जिस टेक्नोलॉजी पर हम निर्भर हैं उस पर असली ठोस असर क्या होते हैं। सबसे पहले असर जिन सिस्टम्स पर पड़ता है उनमें से एक है रेडियो कम्युनिकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी या HF रेडियो तरंगे जो हवाई जहाज, समुद्री जहाज और हैम रेडियो ऑपरेटर्स लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें भारी रुकावट आ सकती है। सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एक्सरेज और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का विस्फोट पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को आयोनाइज कर सकता है, जिससे रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। हाल ही मई 31, 2025 को M8.1 फ्लेयर के दौरान यह एक चिंता का विषय था, जिसमें रेडियो सिग्नल में गिरावट देखी गई, खासकर पैसिफिक ओशन क्षेत्र के ऊपर। एक और जरूरी चीज है हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS और दूसरे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स या GNSS। ये सिस्टम्स सैटेलाइट से जमीन पर मौजूद रिसीवर्स तक भेजे जाने वाले सिग्नल्स पर निर्भर करते हैं। सोलर स्टॉर्म के दौरान चार्ज पार्टिकल्स और बढ़ी हुई रेडिएशन इन सैटेलाइट सिग्नल्स में दखल दे सकती है, जिससे उनकी एक्यूरेसी कम हो सकती है या कुछ देर के लिए सिग्नल लॉक भी टूट सकता है। इससे सिर्फ आपकी कार का नेविगेशन ही नहीं, बल्कि एविएशन, शिपिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो सकते हैं, जो सभी सही GPS डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। जून 2025 की शुरुआत में G4 स्टॉर्म की स्थितियों ने सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए ऐसी चिंताएं बढ़ा दी थी। पावर ग्रिड्स भी मजबूत जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के असर की चपेट में आ सकते हैं। जब कोई CME पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो यह जमीन पर शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा कर सकता है, जिन्हें जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स या GICs कहा जाता है। ये GICs पावर ग्रिड्स की लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में जा सकते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो सकते हैं और सुरक्षा सिस्टम ट्रिप कर सकते हैं, जिससे बिजली गुल हो सकती है। हालांकि इंजीनियर्स के पास इन खतरों को कम करने के तरीके हैं। G4 या G5 जैसे बहुत मजबूत स्टॉर्म्स पावर ग्रिड की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं और ऐसी घटनाओं के दौरान ऑपरेटर्स हाई अलर्ट पर रहते हैं। आखिर में मोबाइल फोन नेटवर्क्स और आम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जिसमें टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स भी शामिल हैं, उनमें भी कुछ हद तक इंटरफेरेंस हो सकता है। हालांकि मोबाइल नेटवर्क्स का पूरी तरह से बड़े पैमाने पर ठप हो जाना आम बात नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में यूजर्स को कॉल्स ड्रॉप होने या डेटा स्पीड धीमी होने का अनुभव हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी तेज घटनाओं के दौरान सोलर रेडिएशन से ज्यादा खतरा होता है और उन्हें स्टेशन के ज्यादा सुरक्षित हिस्सों में शरण लेना पड़ सकती है। खास बात यह है कि ये ज्यादातर टेम्परेरी परेशानियां होती हैं। सभी सिस्टम्स को हमेशा के लिए नुकसान नहीं होता। संभावित परेशानियों की सारी बातों के बीच सोलर स्टॉर्म्स कुदरत के सबसे शानदार नजारों में से एक को भी जन्म देते हैं, ऑरोरा। आप इन्हें शायद नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते होंगे। रात के आसमान में ये खूबसूरत नाचती हुई रोशनियां सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल्स के पृथ्वी के वायुमंडल के साथ टकराने का सीधा नतीजा है। जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सोलर विंड या CME के जरिए आते हैं, हमारे वायुमंडल में ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से टकराते हैं,
तो वे इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देते हैं, जिससे वे हरे, गुलाबी, लाल और बैंगनी जैसे चमकीले रंगों में चमकने लगते हैं। आमतौर पर ऑरोरा सिर्फ हाई लैटिट्यूड वाले इलाकों में दिखाई देते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास, जैसे उत्तर में अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और दक्षिण में अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से। लेकिन बहुत मजबूत सोलर स्टॉर्म्स के दौरान, जैसे कि G4 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो जून 1 और 2 2025 के आसपास आया था, ऑरोरल ओवल फैल जाता है। इसका मतलब है कि ये शानदार लाइट शोज सामान्य से कहीं कम लैटिट्यूड से भी देखे जा सकते हैं। जून 2025 की शुरुआत की रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूएसए में ऑरोरा दक्षिण में अल्बामा और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया तक दिखाई दिए, जो उन इलाकों के लिए एक दुर्लभ नजारा था। हमें इन स्टॉर्म्स और उनके ऑरोरा पैदा करने की संभावना के बारे में पहले से कैसे पता चलता है? यहीं पर नासा, NOAA का स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर और यूके मेट ऑफिस जैसी एजेंसियां एक अहम भूमिका निभाती हैं। वे कई सैटेलाइट्स चलाते हैं, जैसे नासा का सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी, जो लगातार सूरज पर नजर रखते हैं। जब वे किसी सोलर फ्लेयर या CME का पता लगाते हैं, तो वे बढ़िया मॉडल्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर उसके रास्ते, स्पीड और संभावित टक्कर के समय का अनुमान लगाते हैं। इससे वे कई घंटे या दिन पहले ही चेतावनी और पूर्वानुमान जारी कर पाते हैं, जिससे सभी को तैयारी करने का समय मिल जाता है। तो आखिर में क्या आम जनता या जनरल पब्लिक को सोलर स्टॉर्म्स से डरना चाहिए? जवाब है नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें जागरूक रहना चाहिए। हाँ, सभी सोर्सेज से जानकारी लेनी चाहिए। मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक एजेंसियां हमारे लिए लगातार सूरज पर नजर रखती हैं। परंतु मजबूत सोलर स्टॉर्म्स हमारी टेक्नोलॉजी पर असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ी खबर जो आमतौर पर संबंधित इंडस्ट्रीज से तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।